डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हेन द टीचर मेक एक्सपेक्टेशंस perfectly clear and give definition और explanations यूजुअली इन अ फॉर्म ऑफ लेक्चर। मतलब टीचर्स को अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्लियरली उसको बताता है कि मुझे तुम्हारा ये रिजल्ट चाहिए, और प्रॉपर एक्सप्लेन करता है हर टॉपिक को इन अ फॉर्म ऑफ लेक्चर। तो वो क्या होती है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट को पता है टीचर उससे क्या चाहता है। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट आर स्ट्रक्चर्ड, सीक्वेंस्ड एंड लेड बाय टीचर। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस को एक सीक्वेंस में लगाया जाता है और उसको कौन लेड करता है? टीचर लेड करता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ एकेडमिक कंटेंट टू द स्टूडेंट बाय टीचर। एकेडमिक कंटेंट वही होता है जो साल भर का सिलेबस होता है, वो स्टूडेंट को दिया जाता है और उसको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें साल भर में कंप्लीट करना, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना, तुम नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। दैट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? पहला है टीचर डायरेक्टेड एंड टीचर डोमिनेटेड। यहाँ पर टीचर ही डायरेक्शन दे रहा है और टीचर ही डोमिनेट करेगा, स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जाती। उसको बताया जाता है कि तुम्हें यही करना है, यही सिलेबस आएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टूडेंट अपनी बातें नहीं बोल सकता उसके अंदर। तो टीचर डायरेक्ट भी कर रहा है और डोमिनेट भी कर रहा है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंटिंग न्यू मटीरियल इन क्लियर एंड लॉजिकल स्टेप्स। जो भी नया मटीरियल आया उसको क्लियरली और लॉजिकल स्टेप्स में पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा बच्चे के सामने। प्रोवाइडिंग गाइडेड प्रैक्टिस। उसको गाइडेंस के हिसाब से प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसको गाइड किया जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है, तो गाइड किया जाएगा वहाँ पर। गिविंग फीडबैक विद करेक्टिव मेजर्स। अब क्या होता है? पीरियोडिक टेस्ट होते हैं स्कूल के अंदर। क्या होता है? टाइम टू टाइम बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम्हारा रिजल्ट अगर खराब है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो फीडबैक देके करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, उसको ठीक किया जाता है। हाईली टीचर डायरेक्टेड एंड दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। और ये टीचर ओरिएंटेड होता है, टीचर ही इसके अंदर मेन है और सबसे ज़्यादा मेथड ये यूज़ होता है, चाहे स्कूल लेवल हो चाहे कॉलेज लेवल हो, हर जगह यूज़ होता है। दिस स्ट्रैटेजी इज इफेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप स्किल। और ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिव कहाँ होती है? जहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप स्किल को डेवलप करना है, तो वहाँ पर ये जो टेक्निक है, ये जो स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिव होती है। फिर है स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व। स्ट्रैटेजी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पहला है स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू, मतलब पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर में होगा जिसको पूरा दिया जाएगा कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। सेकंड, लेक्चर विद एग्जांपल। फिर वो एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा और साथ में उसके एग्जांपल्स दिए जाएंगे। थर्ड है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। फिर उसकी प्रैक्टिस कराइए, पहले सिखा दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी क्या पढ़ना है, लेक्चर भी दे दिया, अब उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। फोर्थ है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। फिर कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है डायडैक्टिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेशंस। सेवंथ है गाइडेड एंड शेयर्ड रीडिंग, लिसनिंग, व्यूइंग, थिंकिंग। उनकी जो रीडिंग है उनसे सुना जाएगा, उनका व्यू क्या है, सोच क्या है, उन सब चीज़ों को गाइड किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होती है, ये स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व है। तो ये तो थी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ये क्या थी? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बाद आती है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हेन अ टीचर पुट मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑन टू स्टूडेंट। जब टीचर क्या था, लर्निंग की, सीखने की सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ देता है, जैसा कि कॉलेजेस में होता है। सिलेबस बता दिया, अपने आप देखो कैसे करना है तुमने, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेनली स्टूडेंट सेंटर्ड। यहाँ पर क्या होती है? स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। ऑल्दो द टू स्ट्रेटेजीज कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के लिए जरूरी है, मतलब टीचर के बिना यहाँ पर भी बच्चा नहीं पढ़ सकता और बच्चे के बिना वहाँ पर टीचर पढ़ाएगा किसको? तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों जरूरी हैं, लेकिन एक टीचर ओरिएंटेड है और दूसरी जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की? The main characteristic of indirect instruction is that the teacher is not directly leading and teaching the student. Directly lead नहीं कर रहा उसको. Instead, the student are developing comprehension of text among themselves. मतलब वो खुद ही तैयार कर रहे हैं और जो डाउट आ रहा है वो जाके टीचर से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेटेजी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? यूज ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, एक एडवांस ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है। सेकंड, यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। थर्ड है यूज ऑफ क्वेश्चन टू गाइड सर्च एंड डिस्कवरी। अपनी रिसर्च और डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस का यूज किया जाता है। फोर्थ है यूज ऑफ स्टूडेंट आइडिया एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट की आइडिया को इस्तेमाल किया जाता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है उसके बारे में। फिफ्थ है स्टूडेंट सेल्फ इवैल्यूएशन। स्टूडेंट खुद को खुद इवैल्यूएट करता है कि हाँ उसने कितना सीखा है, सेल्फ टेस्टिंग होती है इसके अंदर। सिक्स्थ है यूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। 10 बच्चों को बैठा दिया, एक टॉपिक दे दिया, आपस में बहस करो, दैट इज यूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सेवंथ है कंसेप्चुअल मूवमेंट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। कंसेप्चुअल मूवमेंट होते हैं इसके अंदर, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो टाइप के होते हैं, ठीक है।
तो ये थी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी स्ट्रेटेजी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ थिंकिंग, लेटरल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थॉट। थिंकिंग के 3 पार्ट है, लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ टर्म क्वाइंड बाय जॉय पॉल गिलफोर्ड। ये जो टर्म लेके आए थे, कौन लेके आए थे? जॉय पॉल गिलफोर्ड। कन्वर्जेंट थिंकिंग टर्म को लाने वाले थे जॉय पॉल गिलफोर्ड, हु ऑल्सो क्वाइंड द टर्म फॉर द अपोजिट वे ऑफ थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो उन्होंने अपोजिट वे ऑफ थिंकिंग, मतलब एक इंसान सोच रहा है दूसरा इंसान बिल्कुल उसके अपोजिट सोच रहा है, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस कंसेप्ट को भी पॉल गिलफोर्ड लेके आए थे। कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी पॉल गिलफोर्ड लेके आए थे और डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी पॉल गिलफोर्ड लेके आए थे, ठीक है। इट जनरली मीन द एबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर टू स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी। मतलब जनरली इसका मतलब क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सही आंसर देना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, इन मोस्ट टास्क इन स्कूल एंड स्टैंडर्डाइज मल्टीपल चॉइस टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में क्या होता है? एक ही करेक्ट आंसर होता है उसके अंदर, बाकी 3 इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। Convergent thinking is often used in conjunction with divergent thinking. It is a type of thinking that focus on coming up with a single, well-established answer to a problem. मतलब किस पे फोकस करता है? एक सिंगल आंसर पर, वेल एस्टेब्लिश्ड, जो सबसे सटीक आंसर है उसका, प्रॉब्लम का जो सबसे सटीक आंसर है उस पर एम्फेसिस करता है, उस पर फोकस करता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज यूज्ड एज अ टूल इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स जो होती है उनको सॉल्व करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। When an individual is using critical thinking to solve a problem, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकली थिंक करता है, सोचता है, they consciously use standard और probabilities to make judgment। तो क्या करता है? हर चीज की प्रोबेबिलिटी देखता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। This contrast with divergent thinking when judgment is deferred while looking for and accepting many possible solutions। इस केस में क्या होता है? वो divergent thinking हो जाती है, मतलब सोच रहे हैं हम उसके बारे में, प्रोबेबिलिटीज लगा रहे, तो हर इंसान की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, हर इंसान की सोच जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो होगी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया। डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस और मेथड यूज्ड टू जनरेट क्रिएटिव आइडिया बाय एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। मतलब एक प्रॉब्लम है, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में क्रिएटिव आइडिया सोचना, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट नाम क्यों दिया इसका? क्योंकि हर पर्सन की सोच अलग होगी, हर पर्सन उसका अलग सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, किसी को यहां से जाना है, तिलक नगर जाना है, जाने के 3-4 रास्ते हैं, 4 बंदों को बोल दिया कि वहां तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो हर कोई अलग अलग रास्ते के बारे में सोचेगा कि मैं उस रास्ते से जल्दी पहुंच सकता हूं, तो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। सबकी थिंकिंग क्या है? अलग है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद इट्स कॉग्निटिव कॉलीग कन्वर्जेंट थिंकिंग which follow particular set of logical steps to arrive at one solution which is some cases is a correct solution। मतलब इस केस में क्या होता है? कुछ केसेस में हमें सही सॉल्यूशन मिल भी सकते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी मिल सकते हैं। which is a some cases is correct solution। by contrast divergent thinking typically occur in spontaneous free flowing मतलब अचानक से किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, तो वहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। मतलब हर इंसान एक तरीके से नहीं सोच सकता। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। पहला क्या था हमारा? कन्वर्जेंट थिंकिंग, उसके बाद आया डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बाद क्या है? लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या होती है? लेटरल थिंकिंग इज सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू अ इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को इनडायरेक्ट और क्रिएटिव अप्रोच से सॉल्व करना, यूजिंग रीजनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस एंड इन्वॉल्विंग आइडियाज दैट मे नॉट बी ऑब्टेनेबल बाय यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। मतलब ऐसे मेथड यूज करना जो ट्रेडिशनल मेथड को यूज ना करे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग यूज करे और तुरंत उसका क्रिएटिव अप्रोच निकाले, कुछ ना कुछ निकाले, ना कि पुराने मेथड्स को इस्तेमाल करे, ठीक है। रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग में क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, तो कई लोग पुराने मेथड्स को यूज करते हैं। एक स्टूडेंट है जो डायरेक्ट क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, उसने अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया और जल्दी से आंसर दे दिया, दैट इज लैटरल थिंकिंग, ठीक है। कि उसने ट्रेडिशनल मेथड को यूज ना करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया और उसका आंसर निकाल लिया, दैट इज लेटरल थिंकिंग। टू अंडरस्टैंड लेटरल थिंकिंग इट इज नेसेसरी टू कंपेयर लेटरल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब लेटरल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद जजिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स एंड सीकिंग एरर्स। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? ये उससे रिलेटेड होते हैं, हमें जो ट्रुथ वैल्यूज हैं उसको हम देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या एरर आ सकता है उसके बारे में सोचेंगे।
लेटरल थिंकिंग इज मोर कंसर्न विद द मोमेंट वैल्यू, लेकिन जो लेटरल थिंकिंग है वो मूवमेंट वैल्यू पे ज़्यादा कंसर्न करती है ऑफ स्टेटमेंट एंड जो भी स्टेटमेंट और आइडियाज उसके मूवमेंट वैल्यू पर फोकस करती है. पर्सन यूजेस लेटरल थिंकिंग टू मूव फ्रॉम वन नोन आइडिया टू क्रिएटिंग न्यू आइडियाज. जिसमें लेटरल थिंकिंग होती है, जो पर्सन लेटरल थिंकिंग को यूज करता है तो वो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए एक क्रिएटिंग और न्यू आइडिया निकालेगा, ना कि वो टिपिकल मेथड को यूज करेगा. ठीक है. और क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या होगा, वही टिपिकल मेथड यूज किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग क्या है, नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया निकालना, तुरंत सॉल्व करना उसको. ठीक है, ये हो गया. कंटेंट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन. अब क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी चीज को असेस करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं. अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कंटेंट बेस्ड और दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड. To ask question is important process to be carried out before starting the main lecture and during the time of lecture to be asked by the teacher to the student as it open their mind to think about the taught ideas. अब क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो भी लेक्चरर है, टीचर है, लेक्चर शुरू करता है तब भी बच्चों से क्वेश्चन करेगा, लेक्चर के बीच में भी क्वेश्चन करेगा, लेक्चर के बाद में भी क्वेश्चन करेगा. ये जरूरी इसलिए है कि बच्चों को वो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके आइडियाज क्लियर हो कि वो चीज़ उन्हें क्यों पढ़ाई जा रही है, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या सीखना है उन्हें. तो इसीलिए क्वेश्चंस किए जाते हैं. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन. अब प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं. एट फर्स्ट वाइल गिविंग अ स्टेज फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन द टीचर आस्क क्वेश्चन सो दैट स्टूडेंट ओपन अप फॉर डिस्कशन. उनसे क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं ताकि वो डिस्कशन के लिए ओपन हो जाए, मतलब उनको समझ में आ जाए कि किस चीज़ के बारे में वो पढ़ रहे हैं. एंड ऑफर वैरायटी ऑफ एक्सेप्टेबल आंसर्स. अब हम क्वेश्चन पूछेंगे क्लास के अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में, हो सकता है हर स्टूडेंट के अलग अलग आंसर्स भी होंगे, तो हमें स्टूडेंट की थिंकिंग पता चलेगी, स्टूडेंट को टीचर की थिंकिंग पता चलेगी. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर हायर ऑर्डर क्वेश्चन, उनको बोलते हैं हायर ऑर्डर, दैट इज ओपन क्वेश्चंस. इट एनकरेज टू फिगर आउट आंसर रादर देन रिमेंबरिंग देम. ये क्या एनकरेज करता है, उन्हें आंसर देना है, ना कि उसे याद करना है. जब टीचर क्लास में क्वेश्चंस पूछ रहा है, बच्चों से पूछ रहा है, तो वो आंसर देने की कोशिश करते हैं, ना कि उस आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं वो. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब किसी से भी क्वेश्चन पूछा तो मतलब सबके जवाब अलग हो सकते हैं. सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग. जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में सबकी थिंकिंग अलग होगी. क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव. अब क्वेश्चन जो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. क्वेश्चन के बारे में कोई ऐसा भी जवाब देगा जो टीचर ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जवाब भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग में क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज पता चलेंगे बच्चों के. ठीक है. फिर है हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, और इसके अंदर क्या आते हैं, हाई ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, दैट इज प्रोसेस्ड बेस्ड क्वेश्चन. कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेट टू द कंसेप्ट टॉट. वो सिर्फ जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड होते हैं. डायरेक्टली इंडल्ज द स्टूडेंट इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिल्डिंग अपॉन द प्रीवियस प्रोसेस द क्वेश्चन. इसके अंदर क्या होगा, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है. किसी भी चीज के बारे में पूछ लिया, मान लिया कंप्यूटर की डेफिनेशन किसने दी, तो उसका आंसर तो सिर्फ एक ही होगा. मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा, अलग हो ही नहीं सकता. दैट इज कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. अब इसमें क्या था, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सबका आंसर एक ही होगा, अलग नहीं हो सकता. कन्वर्जेंट थिंकिंग. थिंकिंग सबको प्रोसेस देख सोचना पड़ेगा. क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव. या तो क्वांटिटेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस दी जाएंगी जिसमें से एक चॉइस आपको ढूंढनी पड़ेगी. ये लो ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं. और वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है. ठीक है. तो ये थी हमारी थिंकिंग और उसमें जो क्वेश्चनिंग थी उसके बारे में. ठीक है. इसके बाद लर्निंग डिसऑर्डर्स. लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या होता है, हर किसी इंसान की एबिलिटी अलग होती है, सोचने की पावर अलग होती है, थिंकिंग की पावर अलग होती है, लर्न की पावर अलग होती है, हर पावर अलग होती है. तो उसको बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर. लर्निंग डिसेबिलिटी इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच अफेक्ट द वे वन रिसीव एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन. ये वो तरीका है एक इंसान किसी इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव कर रहा है और कैसे उसको रिमेमोराइज कर रहा है, किसी को कैसे वो मेमोराइज कर रहा है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट द इंटेलिजेंट ऑफ द इंडिविजुअल. अब जिसका दिमाग कमज़ोर है उस बच्चे के साथ ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, बस उसको एनकरेज किया जा सकता है. ठीक है. तो इंटेलिजेंस लेवल हर बच्चे का वैसे ही अलग होता है. ठीक है. तो ये लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं. हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान सेम नहीं होता. अब इसके अंदर पहला क्या है, डाइसकैल्कुलिया. डाइसकैल्कुलिया क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स. कई बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं, जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो उनको क्या है, डाइसकैल्कुलिया. ठीक है. इट रेफर टू द इनएबिलिटी टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन. मतलब वो नंबरों से उन्हें दिक्कत है, अर्थमेटिक ऑपरेशन वो नहीं कर पाते. दिस डिसेबिलिटी मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड नंबर कंसेप्ट
मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल और सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम। तो ये बच्चों के अंदर होता है, ये एक प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आता है डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड डिसेबिलिटी है कि वो लैंग्वेज सीखने में असमर्थ है बच्चा। विच मीन इट कॉज प्रॉब्लम विद अ सर्टेन एबिलिटी सच एज रीडिंग, स्पेलिंग, वर्ड ऑर्डर, इन चीजों को याद करने में उसे दिक्कत है। तो उसे क्या प्रॉब्लम है? कौन सा डिसऑर्डर है? डायस्लेक्सिया, ठीक है। इसके बाद क्या है? डायस्प्रैक्सिया। डायस्प्रैक्सिया क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक मोटर कोऑर्डिनेशन डिसेबिलिटी विच रेफर टू प्रॉब्लम विद फाइन मोटर स्किल सच एज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। मतलब उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, ठीक है, मतलब किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहा, होल्डिंग अ पेन एक्सेट्रा। कई बार ये किसी बच्चे को पेन पकड़ने में भी दिक्कत होती है। द एक्सटेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये डिसऑर्डर हर इंडिविजुअल मतलब हर बच्चे में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिर है डायस्फेसिया। डायस्फेसिया क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। वर्बल मतलब बोलने में, विच इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, उसकी समझने की क्षमता भी कम है। प्रोड्यूस स्पोकन वर्ड और ऑर्गेनाइज थॉट्स, इट इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। मतलब वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता। होता ना किसी किसी को नॉलेज पूरी है बट किसी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे, तो क्या है? डायस्पेसिया है, ठीक है। फ्लुएंसी नहीं है उसके बोलने के अंदर, आता है, पता है, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, तो क्या है? डायस्पेसिया है।